हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू बिकम असिस्टेंट प्रोफेसर। और जब यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर की बात आती है तो हम लोग यहाँ पर उन इंस्टीट्यूट्स की बात नहीं कर रहे हैं कि जहाँ पर कम सैलरी मिलती है या फिर एक नॉर्मल सा कोई इंस्टीट्यूट है। यहाँ पर हम लोग रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट की बात कर रहे हैं जहाँ पर एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर जब आप ज्वाइन करते हो तो आपकी सैलरी होनी चाहिए अप्रोक्सीमेटली 50,000 या फिर 50,000 प्लस। यहाँ पर ये 45,000 भी होगा तब भी चल जाएगा, ठीक है। सो लेट्स सी द डिटेल्स। तो यहाँ पर हम लोग पहले बात कर लेते हैं कि बी फॉर्म या फिर एम फॉर्म के बाद जॉब्स कौन कौन से हैं। तो इसका कंप्लीट डिटेल हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, उसे प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जिसमें हमने ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब्स का डिस्कशन कर लिया है, डीआई, फार्मासिस्ट और ये एएसआई सब इंस्पेक्टर वगैरह का। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग इस एकेडमिक्स का डिस्कशन करेंगे जिसमें लेक्चरर का पोस्ट होता है, असिस्टेंट प्रोफेसर का पोस्ट होता है, एसोसिएट प्रोफेसर का होता है, प्रोफेसर का होता है। तो जब आप ज्वाइन करते हैं तो बेसिकली आइदर आप एज ए लेक्चरर ज्वाइन करते हैं या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन करते हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग एम फॉर्म आप एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन करते हैं। यदि आपका बी फॉर्म है और डिप्लोमा कॉलेज में ज्वाइन कर रहे हैं तो एज ए लेक्चरर ज्वाइन करते हैं, बट उसके बारे में हम लोग यहाँ पर ज्यादा कोई डिस्कस नहीं करने वाले हैं। यहाँ पर हमारा मेन फोकस होगा ये असिस्टेंट प्रोफेसर। अपकमिंग वीडियोस में हम लोग इन सब जॉब्स का भी डिस्कशन करेंगे। तो हम लोग इसका बात कर लेते हैं। कोई भी जॉब होता है उसके 3 स्टेप्स होते हैं। पहले एप्लीकेशन, मतलब हमें अप्लाई करना पड़ता है, दूसरा रिटर्न टेस्ट होता है, तीसरा इंटरव्यू होता है। तो यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर आप डायरेक्टली, मतलब कई ऐसे यूनिवर्सिटीज होते हैं, अच्छे यूनिवर्सिटीज होते हैं जहां पर आप पढ़ रहे होते हैं तो वहां पर प्लेसमेंट ड्राइव होते हैं किसी अच्छे यूनिवर्सिटी का, तो ये भी पॉसिबिलिटी बट कम होता है। दूसरा, आपको डायरेक्टली यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना पड़ता है, फिर इंस्टीट्यूट में अपना रिज्यूमे भेजना पड़ता है। और तीसरा होता है कि रेफरेंस, मतलब आपके जो सुपरवाइजर हैं एम फॉर्म के या फिर पीएचडी के, डायरेक्टली आपको भेज देते हैं किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में कि हाँ यहाँ पर आप जा सकते हैं, इंटरव्यू दे सकते हैं, आपका इंटरव्यू अरेंज हो जाएगा, आप अपना इंटरव्यू देंगे तो उसके बाद सिलेक्शन हो जाएगा। सेकंड आती है रिटर्न। तो रिटर्न जो है ना, रिटर्न मैक्सिमम जगह पर नहीं होता है। यदि कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है या फिर कोई गवर्नमेंट वैकेंसी है तब वहां पर रिटर्न होता है, अदरवाइज जो नॉन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज या फिर कॉलेज है उसमें रिटर्न एग्जाम नहीं होता है, ठीक है। मेन इसमें होता है इंटरव्यू। इंटरव्यू में 2 चीजें होती है, एक टेक्निकल राउंड होता है, एक एचआर राउंड होता है। तो इन सब चीजों का हम लोग डिस्कशन करेंगे। इससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो पहले तो आपको मास्टर ऑफ फार्मेसी होना चाहिए या फिर पीएचडी होना चाहिए, मतलब एम फॉर्म तो होना ही चाहिए। यदि आपका पीएचडी है तो दैट इज वेल एंड गुड। और यदि किसी को एकेडमिक्स में जाना है तो उसको एक पीएचडी कर लेना चाहिए। यहाँ पर एक और चीज बता दूं, जब भी हम लोग बात करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर विद 50,000 प्लस सैलरी या फिर अराउंड 50,000 के आसपास की सैलरी का, तो इन पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट्स में ज्वाइन करने के लिए आपको एक ग्रेजुअल प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि इसका इंटरव्यू बहुत ज्यादा टफ होता है, फिर इंटरव्यू में आपने बहुत अच्छा कर दिया तो आपका सिलेक्शन पक्का है, ऐसा कुछ नहीं है। आपका प्रोफाइल अच्छा होना चाहिए और आपको अपना प्रोफाइल अच्छा करने के लिए वो स्टार्टिंग करना होगा बी फॉर्म 3rd ईयर से। मतलब आपको जीपैट का प्रिपरेशन करना पड़ेगा। आफ्टर प्रिपेयरिंग जीपैट आपको एक अच्छे रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट में जाना पड़ेगा, जैसे नाइपर हो गया, बीएचयू हो गया, आईसीटी मुंबई हो गया, पंजाब यूनिवर्सिटी हो गया, जामिया हमदर्द हो गया। मतलब जो NIRF रैंकिंग में टॉप 10 इंस्टीट्यूट्स हैं या फिर टॉप 15 इंस्टीट्यूट्स हैं, उन इंस्टीट्यूट्स में जाएंगे तो बाय डिफॉल्ट वहां पर से फिर, मतलब आप नाइपर से आपका एमएसआई या फिर एमफॉर्म या फिर एमटेक है, आप अप्लाई कर रहे हो एकेडमिक्स के लिए, टीचिंग के लिए, तो वहां पर जैसे ही देखें नाइपर से पढ़ा, इसका मतलब ये टॉप का स्टूडेंट है, सीधा आपका वो वहां पर सीवी जो है शॉर्टलिस्ट हो जाएगा, फिर आपको इंटरव्यू कॉल कर लिया जाएगा, फिर इंटरव्यू में भी आपको प्रिविलेज मिलेगा और ऑब्वियसली आप अच्छे इंस्टीट्यूट से रहेंगे तो परफॉर्मेंस भी आपका अच्छा होगा और आपका सिलेक्शन हो सकता है। एकेडमिक्स एक बहुत अच्छा करियर है। आज के डेट में बहुत सारे फार्मेसी इंस्टीट्यूट्स खुल रहे हैं और जब से कोविड-19 आया है तब से हेल्थ का वैल्यू लोगों को पता चला है और जो फार्मा फील्ड है उसमें कभी भी क्राइसिस नहीं आने वाला है। हालांकि बहुत ज्यादा बच्चे फार्मा में एडमिशन ले रहे हैं, फिर भी जो पर्टिकुलर स्टूडेंट इंटेलिजेंट है उसको जॉब मिलेगा ही। और एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स नए खुलेंगे तो जॉब अपॉर्चुनिटीज भी और बहुत ज्यादा रहेंगी, ठीक है। तो मुझे तो पर्टिकुलरली टीचिंग बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने जो इंडस्ट्री का जॉब लगा हुआ था, प्लेसमेंट हुआ था, उसको छोड़ करके मैंने एकेडमिक्स में ज्वाइन किया था एंड आई एम वेरी हैप्पी। तो जिसको भी एकेडमिक्स में इंटरेस्ट है तो वो पर्टिकुलर बंदा ये वीडियो देख सकता है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं पर्टिकुलर जो स्टूडेंट है, एम फार्म है फिर पीएचडी है और टीचिंग में जाना तो चाहता है तो उसको रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए, क्योंकि आपने बी फार्म किया हुआ है। आफ्टर कंप्लीटिंग बी फार्म यू हैव टू रजिस्टर योरसेल्फ एज ए फार्मासिस्ट इन योर स्टेट।
फिर नेक्स्ट होता है आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा रिटर्न टेस्ट एंड इंटरव्यू। तो पर्टिकुलरली इंटरव्यू तो सब जगह होता है, रिटर्न टेस्ट यूजुअली जो है ना होगा कि नहीं होगा वो गवर्नमेंट वैकेंसी पे डिपेंड करता है। कई बार गवर्नमेंट वैकेंसी भी निकलती है, उसमें भी डायरेक्टली इंटरव्यू ही होता है, रिटर्न नहीं होता है। फिर यहां पर जो हम लोग जॉब की बात करते हैं तो 3 टाइप के यूनिवर्सिटीज हो सकते हैं। एक तो आपका स्टेट यूनिवर्सिटी या फिर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के, दूसरा होता है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होते हैं, और उसके अलावा जैसे आपका नाइपर हो गया, बीएचयू हो गया, ठीक है, जो एक प्रीमियम इंस्टीट्यूट है। बीएचयू एक आईआईटी है, नाइपर तो नेशनल इंस्टीट्यूट है फार्मेसी का। तो इन सब जगह पर आप एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन कर सकते हैं। उसके फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज होते हैं, इंस्टीट्यूट होते हैं। तो यहाँ पर इसका थोड़ा सा और हम लोग डिटेल्स देख लेते हैं कि जो भी स्टेट यूनिवर्सिटीज है या फिर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर डी फार्म या फिर बी फार्म होता है। उसमें आपको ज्वाइन करने के लिए यूजुअली एम फार्म का रिक्वायरमेंट होता है, बट पीएचडी आपका होगा तो यहाँ पर आपको प्रेफरेंस मिलता है, ठीक है, पीएचडी के अलग से पॉइंट्स मिलते हैं। दूसरा, जब हम लोग सेंट्रल यूनिवर्सिटीज या फिर नाइपर या फिर बीएचयू की बात करते हैं तो यहां पर जो असिस्टेंट प्रोफेसर का ज्वाइनिंग होता है, मतलब रिक्वायरमेंट इज एम फॉर्म, बट आपका पीएचडी है तभी आपका सिलेक्शन होगा। और पीएचडी के साथ साथ किसी पर्टिकुलर रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट से पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप भी होने से ज्यादा बेहतर होता है। यूजुअली मैंने देखा आजकल जो भी रिक्रूटमेंट होता है इन सब इंस्टीट्यूट्स में, वहां पर जो भी लोग हैं वो पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप लिए हुए हैं, इधर इंडिया में काफी रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट से या फिर फॉरेन से। तो ये एक लंबा प्रोसेस है, ये आपने कर लिया, आपका इन पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज में हो गया तो आपका लाइफ बहुत अच्छा हो जाता है। और इन सब यूनिवर्सिटीज में जो सैलरी भी है वो अप्रोक्सीमेटली 1 लाख प्लस होता है स्टार्टिंग सैलरी एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर। फिर हम लोग बात कर लेते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज या फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूट, जहां पर सैलरी अप्रोक्सीमेटली 50,000 या फिर 50,000 प्लस होता है। तो वहां पर आपको रिक्वायरमेंट होता है एम फार्म का, बट ये यूनिवर्सिटीज भी पीएचडी होता है तो उसको प्रेफरेंस देते हैं। बट आप ऐसा नहीं कि एम फार्म है आपका, ओनली एम फार्म है तो आपको नहीं लेंगे, ये एम फार्म होगा तब भी लेते हैं। अब इसका हम लोग डिटेल्स देख लेते हैं कि भाई आपको इन सब यूनिवर्सिटीज में सिलेक्शन के लिए अपना रिज्यूमे है या फिर आपका जो सीवी है उसमें क्या क्या चीज को आपको फोकस करना है जिससे आपका इन जगहों पर सिलेक्शन हो जाए। तो उसके लिए होता है एपीआई स्कोर, और आपका एपीआई स्कोर जितना अच्छा होता है आपका सिलेक्शन का चांसेस उतना बढ़ जाता है। तो ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं जो आपके एपीआई स्कोर को बढ़ाते हैं? तो फर्स्ट थिंग इज रिसर्च पेपर्स पब्लिश्ड। जितने भी आपके रिसर्च पेपर्स पब्लिश्ड है वो सारे चीज दिखे जाते हैं रेफरीड जर्नल में, हाई इंपैक्ट फैक्टर में। यूजुअली आपको यहाँ पर रिसर्च पेपर जो पब्लिश करना चाहिए एससीआई इंडेक्स जर्नल में करना चाहिए और स्कोपस इंडेक्स जर्नल में करना चाहिए, ठीक है। और इस चीज पर हमें अच्छे से फोकस करना चाहिए, बिकॉज बहुत लोग ऐसे होते हैं कि स्टार्टिंग में एम फार्म के टाइम में पेपर हमें जल्दी पब्लिश करना है, ज्यादा नंबर ऑफ पेपर पब्लिश करना है, ऐसे करके किसी भी XYZ जर्नल में पब्लिश करने लगते हैं। फिर वो आपके प्रोफाइल के लिए अच्छा नहीं होता है। आप 4 पेपर ढंग का पब्लिश करो रेदर देन 15 और 20 पेपर, लेकिन वो आपका CI इंडेक्स हो, स्कोपस इंडेक्स हो, उसका इंपैक्ट फैक्टर 2, 3, 4, 5 इस तरीके से हो तो वो काफी अच्छा होगा आपके प्रोफाइल के लिए। मतलब आपका 2 या फिर 3 ढंग का भी पेपर होगा ना तो आपका इजिली सिलेक्शन हो सकता है एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है। उसके बाद फिर आपका जो कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स वगैरह होंगे उसका भी आपको पॉइंट्स मिलेगा। यहाँ पर बाजू में लिखा हुआ है कि आपको एपीआई स्कोर में कितना पॉइंट मिलेगा, 15 पर पब्लिकेशन, 10 पर पब्लिकेशन, 10 पर पब्लिकेशन। और यहाँ पर को ऑथर्स वगैरह है तो उसका बाइफर्केशन अलग होता है, उसका डिटेल्स आप देख सकते हैं। लेकिन ये चीजें हैं मोटा मोटी की ये चीजें आपको करनी है। फिर आता है आपका रिसर्च पब्लिकेशन, बुक्स अदर देन रेफरीड आर्टिकल्स, ठीक है। तो इसके बाद फिर आप बुक्स वगैरह अपना लिख सकते हैं, बुक चैप्टर्स वगैरह लिख सकते हैं, तो उसके लिए आपको अलग पॉइंट्स मिलता है, ठीक है। आपका 50 पॉइंट मिलता है सोल ऑथर के लिए, 10 पॉइंट्स मिलता है एक चैप्टर के लिए एडिटेड बुक में। तो इस तरीके से होता है बुक या फिर बुक चैप्टर्स लिखना भी उतना मुश्किल नहीं है, तो ये चीजें आप कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि रिसर्च प्रोजेक्ट्स, मतलब ये जो रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं वो आप तभी कर सकते हैं जब आप एज ए फैकल्टी ऑलरेडी ज्वाइन किए हुए हों। तो एक ज्वाइनिंग लेवल पे फिर या फिर एक फ्रेशर के लिए एप्लीकेबल नहीं है, और इवन एक 2-3 साल का एक्सपीरियंस है किसी असिस्टेंट प्रोफेसर, तो उन लोग को भी यूजुअली स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट वगैरह नहीं मिल पाता है। ये थोड़ा सीनियर पोजीशन में पहुंचने के बाद या फिर अच्छे यूनिवर्सिटीज वगैरह में आप जॉब कर रहे हैं तो वो चीज मिलता है। तो स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट से भी आपको पॉइंट्स वगैरह मिलते हैं। फिर आता है आपको कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट, तो आपके पास कोई बढ़िया सा स्किल है,
तो आपको कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट मिल सकता है स्टार्टिंग से ही। फॉर एग्जांपल मेरा बात करेंगे तो मैंने कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट किए हैं, और कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट आपको तभी मिलता है जब आपको उस पर्टिकुलर चीज में एक बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज हो गया हो। तो मेरे एनिमेटेड वीडियोस आते हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा, नहीं देखा होगा तो उसका पर्टिकुलर प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो एनिमेटेड वीडियो बनवाने के लिए बहुत सारे कंपनीज मेरे को अप्रोच करती थी, तो उनके लिए मैंने एनिमेटेड वीडियोस डेवलप करके दिए, उसका मैंने चार्ज किया। ठीक है, मतलब वो चार्ज काफी अच्छा होता है, उससे आपको एक अच्छा खासा इनकम होता है, तो इसके भी आपको पॉइंट्स मिलते हैं। फिर कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स जैसे क्वालिटी इवैल्यूएशन और अदर कोई कंप्लीटेड प्रोजेक्ट है, कोई मेजर प्रोजेक्ट्स हैं, साथ में आपके स्टूडेंट हैं एम फार्म के या फिर पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं जो आपके अंडर में किए हुए हैं, तो उनके भी पॉइंट्स मिलते हैं। तो असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइनिंग लेवल पर ये चीज तो नहीं होता है। प्रोजेक्ट आउटकम आउटपुट्स, जो आपका प्रोजेक्ट है उसका जो पेटेंट है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर क्या हुआ, क्या प्रोसेस है, तो उससे रिलेटेड कोई चीजें हैं, कोई चीजें पब्लिश हुई है, एग्जीक्यूट हुई है अच्छे से, तो उसका भी आपको पॉइंट मिलता है। रिसर्च गाइडेंस, जो एम फिल या फिर पीएचडी या फिर यहाँ पर एम फिल नहीं एम फार्म वगैरह होता है, तो फार्मेसी में एम फार्म होता है, तो उसके भी पॉइंट्स मिलते हैं। नेक्स्ट होता है ट्रेनिंग कोर्सेस, कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स, वर्कशॉप, ये सारे चीज करने से भी आपको मिलता है पॉइंट्स, और एक अच्छे नेशनल या फिर इंटरनेशनल लेवल का आपको करना चाहिए। ठीक है, 1 वीक ड्यूरेशन है उसका, 1 वीक ड्यूरेशन है तो उसका अलग पॉइंट मिलेगा। नॉट लेस देन 2 वीक्स ड्यूरेशन, 2 वीक्स है तो 20 पॉइंट मिलेगा, 1 वीक का है तो 10 पॉइंट मिलेगा। पेपर इन कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, वर्कशॉप, इन सब का अलग अलग पॉइंट मिलता है, 10, 7.5, 5, 3, इस तरीके से। आपका इंटरनेशनल है, नेशनल है, रीजनल है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, लोकल वगैरह है तो उसके भी पॉइंट्स मिलते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन आपको यूजुअली नेशनल इंटरनेशनल करना चाहिए, वो बेहतर रहता है। फिर आपने कोई इनवाइटेड लेक्चर या फिर गेस्ट लेक्चर वगैरह दिया हुआ है नेशनली या फिर इंटरनेशनली, उसके भी पॉइंट्स मिलते हैं एपीआई स्कोर में। तो ये सारे चीज आपको करते रहना चाहिए। इसके अलावा कुछ और एक्टिविटीज है जो आपके एपीआई स्कोर को बढ़ाते हैं, जैसे कि स्टूडेंट रिलेटेड को करिकुलर एक्टिविटीज, एक्सटेंशन एंड फील्ड बेस्ड एक्टिविटीज सच एस आपका एनएसएस हो गया, एनसीसी हो गया, इस तरीके की चीजें। कंट्रीब्यूशन टू कॉर्पोरेट लाइफ एंड मैनेजमेंट ऑफ द डिपार्टमेंट इंस्टीट्यूट, जैसे आपको प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर हो गए, कोई चीज, कोई आपकी सोसाइटी चल रही है कॉलेज में, उसके कोई प्रेसिडेंट हो गए, वाइस प्रेसिडेंट, इस तरीके से उसका अलग से पॉइंट्स मिलता है। प्रोफेशनल डेवलपमेंट एक्टिविटीज पार्टिसिपेशन इन सेमिनार कॉन्फ्रेंसेस, तो आपने पार्टिसिपेट वगैरह भी किया है सेमिनार कॉन्फ्रेंस में, तो उसके भी पॉइंट्स मिलते हैं। तो इन सब से आप अपना एपीआई स्कोर बढ़ा सकते हैं। उसके अलावा आपका जो आपने यदि टीचिंग ज्वाइन कर लिया है तो आप ये पॉइंट्स ऐसे हैं जो लगभग सबको मिल जाते हैं, ये सेल्फ असेस्ड होते हैं, मतलब आपको अपने हिसाब से देना है। अब प्रोबेबल इंटरव्यू क्वेश्चंस क्या होते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो वही जो सारे इंटरव्यू होते हैं, जो पर्सनल क्वेश्चंस होते हैं, आपके बारे में पूछा जाएगा। आपका रिज्यूमे में जो जो चीज लिखा हुआ है उस सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। आपका नेटिव प्लेस क्या है, कल्चर्स क्या होता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के बारे में पूछा जा सकता है। आप क्यों फार्मासिस्ट बने, मतलब फार्मेसी प्रोफेशन आपने क्यों चुना, उसके बारे में पूछा जा सकता है। आपका अब तक का अचीवमेंट, आपके हॉबीज वगैरह क्या है। फिर आपको पूछे जाएंगे टेक्निकल क्वेश्चन, ये मेन होता है। इसी मतलब आपका जो इंटरव्यू है मेन इंपैक्ट यही चीज डालता है। आपका पीजी मतलब एम फार्म और पीएचडी का जो प्रोजेक्ट है उससे रिलेटेड चीजें पूछ जाएंगी। आपने कोई रिसर्च आर्टिकल पब्लिश किया हुआ है तो उससे रिलेटेड चीजें पूछे जाएंगे। रिव्यू आर्टिकल पब्लिश किया है तो उससे रिलेटेड, अभी रिसेंट फार्मेसी में क्या क्या एडवांसेस चल रहे हैं उससे रिलेटेड चीजें पूछी जाएंगे। फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिलेटेड टू योर स्पेशलाइजेशन, आपकी स्पेशलाइजेशन से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो चीज पूछा जाएंगे। जैसे कि आप एनालिसिस या फिर केमिस्ट्री से किया हो तो डेफिनेटली आपको यूवी, आईआर, एनएमआर, मास आना चाहिए, क्रोमेटोग्राफी आना चाहिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। आपने सूटिक से किया है तो टेबलेट, कैप्सूल, ये सारे चीज पूछे ही जाएंगे, आपका प्री फार्मुलेशन पूछा ही जाएगा। ठीक है, अबाउट इंस्ट्रूमेंट्स रिलेटेड टू योर स्पेशलाइजेशन, आपका जो स्पेशलाइजेशन है उससे रिलेटेड जो इंस्ट्रूमेंट्स आपने कौन कौन से हैंडल किए हैं वो टेक्निकल पॉइंट्स आपको पूछे जाएंगे। अबाउट पेडागोजी, मतलब टीचिंग से रिलेटेड चीजें पूछे जाएंगे। भाई आपके क्लास में बच्चे आपका नहीं सुन रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं, तो उनको कैसे हैंडल करोगे, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर आपको डेमो क्लास के लिए बोला जा सकता है। ये सारे चीज आपने अच्छा कर लिया, मतलब आपका इंटरव्यू अच्छा चला जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पर आपका यदि रिटर्न टेस्ट होता है तो उसका सिलेबस क्या क्या होता है। तो ये टेक्निकल में आपका जो भी सब्जेक्ट स्पेशलाइज्ड है, जैसे आपका फार्मास्यूटिक्स है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा, केमिस्ट्री है तो उससे रिलेटेड, कोग्नोसी है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कॉमन सिलेबस देते हैं जो जीपैट का सिलेबस होता है, तो सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आप अपने स्पेशलाइजेशन का तो बना लेते हो, और जीपैट मतलब अदर सब्जेक्ट का तभी बना पाओगे आपने जीपैट क्वालिफाई किया होगा प्रीवियस ईयर्स में, तो आपको नॉलेज होगा, तो वहां पर आपको एक बेनिफिट मिलेगा। यूजुअली एक गवर्नमेंट पोस्ट होते हैं ना उसमें ये चीज होता है, अदरवाइज डायरेक्ट इंटरव्यू होता है।
और जो गवर्नमेंट पोस्ट होते हैं उसमें जनरल स्टडीज के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई बार एप्टीट्यूड रीजनिंग से क्वेश्चन होते हैं, हेल्थ मिनिस्ट्री, हॉस्पिटल्स, हेल्थ सिस्टम, जियोग्राफी, पार्लियामेंट, इकोनॉमी, इन सबसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि कोई स्टेट यूनिवर्सिटी का दे रहे हो आप पेपर, तो स्टेट वाइज जो जनरल नॉलेज होता है अलग अलग स्टेट्स का, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सो आई होप आपको एक असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए कंप्लीट प्रोसेस पता चल गया होगा स्टेप वाइज। तो जैसा कि आप यहाँ पर आपको ध्यान देना है अपने एकेडमिक्स में, उसके फिर जीपैट में उसके ट्राई करना है आपको, नाइपर या फिर कोई रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट से एम फॉर्म करना है, फिर वहां पर जाकर के आपको पब्लिकेशन करना है, आपको अपना प्रोजेक्ट वर्क्स अच्छे से करना है। ये सारे चीज आप कर लेते हैं तो एक रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट में आपका रिक्रूटमेंट हो जाएगा एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर, और आपका सैलरी 50,000 अप्रोक्सीमेटली या फिर उससे प्लस ही होगा, जो कि एक अच्छा सैलरी है। फिर उसके बाद धीरे धीरे गवर्नमेंट कोई वैकेंसी आएगा, मान लो आपने प्राइवेट यूनिवर्सिटी में ज्वाइन किया है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में कोई वैकेंसी आता है, आप अपने प्रोफाइल को इंप्रूव करते जाओ। ऑब्वियसली आप अच्छे इंस्टीट्यूट में रहोगे तो वहां पर आप और पब्लिकेशंस वगैरह करोगे, बुक्स वगैरह लिखोगे, तो जब गवर्नमेंट वैकेंसी आएगा तो वहां पर आपके सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।